नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमल की पाठशाला के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि अवयव क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट पेपर के लिए हमारे पास सबसे पहले दो किताबें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास समूह सिद्धांत और है हमारे पास मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्रिसेस भी कहते हैं। देखिए, इसके अंदर भी हमारे पास दो यूनिटें हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास मैट्रिसेस है, इस भाग के अंदर हमारे पास कुल दो यूनिटें हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स और इसके बाद में है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, यानी कि समीकरण सिद्धांत, जिसको भी हम करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स से, यानी कि अवयव। सबसे पहले जानते हैं कि अवयव किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि हम जो है लंबे समय से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि पिछले की क्लासेज थे इसके अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। मैट्रिक्स अवयव किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, अम इंटू अन संख्याओं को, जिसके अंदर क्या होता है कि अम पंक्तियाँ होती है और अन हमारे पास स्तंभ होते हैं। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ परिभाषा को। तो देखिए, अम इंटू अन संख्याएं, यानी कि अम इंटू अन करेंगे, जब इनका गुणा कर देंगे तो हमारे पास संख्याओं की संख्या आ जाएगी। जहाँ पर हमारे पास एम जो है वो पंक्तियों को बता रहा है और अन जो है वो स्तंभों की संख्या को बता रहा है। में आयताकार क्रम विन्यास में विन्यासित करना अवयव कहलाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। परिभाषा क्यों आवश्यक है, क्योंकि अब जो पैटर्न है नया, यानी कि कॉलेज से रिलेटेड जो पैटर्न्स है उसके अंदर जो है बदलाव हो चुके हैं। काफ़ी जगह, काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है वो बदलाव देखने को मिले हैं। उनके अंदर जो है अब छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। उनके अंदर परिभाषाएं जो है मुख्य रूप से पूछी जा सकती है। अब समझिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है, जिसका मान किसके बराबर है, ए आई जे, और इसकी कोटि कितनी है, एम इंटू एन की कोटि है। ठीक है, एम इंटू एन की कोटि। अब सबको समझते हैं कि ए आई जे का अर्थ क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ए आई जे क्या है हमारे पास। ए आई जे जो किस चीज़ को बता रहा है, हमारे पास अवयव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे ये बता रहा है हमें कि जो ए है ना वो आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ से बना अवयव है। यानी कि ए क्या है हमारे पास, ए जो है वो आईवी पंक्ति व जेवी स्तंभ का अवयव है। ठीक है, यानी कि अवयव से मिलके बना है। और m इंटू एन बताती है हमारे पास जो है अवयव की कोटि, यानी कि अवयव की कोटि जो क्या है, m इंटू एन है। ठीक है, तो जिसको हम व्यापक रूप में अगर लिखना चाहें, किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको व्यापक रूप के अंदर। देखिए, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया। और इसकी कोटि देखिए, जो अंतिम जो होगी, यानी कि 2 इंटू 3 की, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और 2। इसके बाद हम स्तंभ की बात करें, 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ से पंक्तियों की संख्या तो हमारे पास 2 है, जबकि स्तंभों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि अवयव किसे कहते हैं ये हमने देख लिया, अम इंटू एन संख्याओं को, जिसके अंदर हम हमारे पास पंक्तियों को बता रहा है और एन जो है वो स्तंभ को बता रहा है। और इसको जो हमारे पास विन्यासित करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक अवयव प्राप्त होता है। अब इसके अवयव के प्रकार को देख लेते हैं। अगर आपने अवयव के प्रकारों को समझ लिया ना, तो अवयव के अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए, पंक्ति अवयव, जिसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पंक्ति के बारे में है, इसका क्या अर्थ है कि जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। यानी कि पंक्ति अवयव के अंदर क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या हमारे पास केवल एक होगी। स्तंभ की संख्या चाहे कितनी भी हो, उससे कोई बात नहीं है। यानी कि हमारे पास पंक्तियों की संख्या हमारे पास केवल एक ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जिसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि की बात हो जाएगी, जो हो जाएगी हमारे पास 1 इंटू एन की। एक जो है हमारे पास पंक्तियों की संख्या को बता रही है और अन हमारे पास स्तंभों की संख्या को बता रही है। यानी कि स्तंभों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन पंक्तियों की संख्या हमारे पास एक होनी चाहिए। और अगर एक होती है तो हमारे पास वो है पंक्ति अवयव बन जाता है। जिसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें, जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमारे पास ए एक अवयव है। अब देखिए, ए के अंदर क्या है, ए है हमारे पास, बी है, सी है और डी है। अब इसके अंदर क्या है, 4 स्तंभ है, 1, 2, 3 और 4 स्तंभ है। यानी कि 1 इंटू 4 की कोटि है। पंक्ति तो केवल हमारे पास एक ही है, लेकिन इसमें स्तंभों की संख्या जो है वो 4 है, इसलिए इसकी कोटि 1 इंटू 4 की हो जाएगी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसके अंदर मान लीजिए आपको इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दे दी और उससे डायरेक्टली पूछिए कि इसकी कोटि बताइए।
ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को परीक्षा के अंदर मिले हैं। अब देखिए अगली जो है वो है स्तंभ मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। तो सीधा सा बात है कि स्तंभ की बात कर रहा है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है, स्तंभ अवयव हो, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि केवल एक ही स्तंभ होगा। एग्जाम्पल इसकी कोटि कितनी हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कोटि की, तो कोटि के अंदर किसके अंदर चेंज होगा, गुणा 1, ठीक है, यानी कि इसके स्तंभों की संख्या तो 1 हो जाएगी, लेकिन पंक्तियों की संख्या हमारे पास m रहेगी, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, स्तंभों के अंदर आएगा बदलाव। जिस प्रकार से हम इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि a का मान किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आप देखिए a b c इस प्रकार से है, यानी कि पंक्तियां कितनी है हमारे पास, यहाँ से 1 2 3 3 पंक्तियां मिल रही है, और स्तंभ कितने हैं, एक, केवल एक स्तंभ मिल रहा है, ठीक है, यानी कि इसको कह देंगे स्तंभ अवयव, जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो, जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो वो हमारे पास स्तंभ अवयव यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगी। अब अगले की ओर चलते हैं। अगला जो हमारे पास अवयव का प्रकार है वो देखिए शून्य अवयव है, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं, शून्य अवयव। जिसके अंदर जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, इसको हम कहेंगे शून्य अवयव। और इसको किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, ओ के द्वारा, या शून्य, जिसको ओ शून्य भी कह सकते हैं, इसको इसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए शून्य बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0। यहाँ से देखिए पंक्तियाँ हमारे पास है 2, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 3 स्तंभ है हमारे पास, यानी कि पंक्तियों की संख्या तो हो गई हमारे पास 2 और स्तंभों की संख्या हो गई 3। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए अगला जो अवयव का प्रकार है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार अवयव। ये कौन सा अवयव होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान न हो। जिसके अंदर क्या होगा कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमारे पास क्या होगी, बराबर नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि पंक्तियाँ जो है वो बराबर नहीं है किसके, स्तंभ के। तो ऐसी जो है हमारे पास अवयव जो है वो हमारे पास आयताकार अवयव होगा। कहने का अर्थ है कि m का जो मान है वो n के बराबर नहीं है। इसके एग्जाम्पल के लिए माने तो हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर a b c और e f d इस प्रकार के अवयव हमारे पास दे रखे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि पंक्तियाँ हमारे पास है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो ये एक आयताकार अवयव बन गई है। इसके अंदर देखिए क्योंकि हमारे पास जो है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान नहीं है। इस प्रकार से भी आयत के अंदर भी होता है कि जो लंबाई और चौड़ाई होती है उन भुजाओं का मान भी समान नहीं होता है जिस आयत के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास आयताकार अवयव। अगला जो अवयव का प्रकार है वो है वर्गाकार अवयव। वर्गाकार अवयव नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसके अंदर जो है वो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है। यानी कि यहाँ क्या कह देंगे, हमारे पास पंक्तियाँ और स्तंभ की संख्याएं समान हो। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि 1 2 3 4, तो यहाँ से देखिए 1 और 2 पंक्तियाँ हमारे पास बन रही है और 2 ही स्तंभ बन रहे हैं। यहाँ से 2 × 2 बराबर है यहाँ पे, यानी कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या अगर समान हो जाती है तो वो हमारे पास हो जाता है वर्गाकार अवयव। तो अब देखिए अगला जो हमारे पास प्रकार है अवयव का वो है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। किसको कहते हैं, जिसके अंदर मुख्य विकर्ण को छोड़ के अन्य सभी अवयव शून्य हो। यानी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए हमारे पास, शून्य, ठीक है, अवयव शून्य हो। अब बात करते हैं मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, यानी कि ऐसे विकर्ण, यानी कि जिनमें हमने बात की थी कौन से अवयव, जिनमें जो हमारे पास अवयव की कोटि अगर जो आयव्यय पंक्ति और जैव स्तंभ की बात की थी ना हमने, तो उसके जो मान है वो समान होने चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास A11 है, यानी कि जहाँ पे आयव्यय पंक्ति और जैव स्तंभ का मान समान होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में बात करें हम तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, जहाँ पे देखिए 1 0 0 0 2 0
0 0 3। ठीक है, अब इसकी कोटि देखिए, हमारे पास 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, यानी कि 3 × 3 की कोटि का है। अब देखिए विकर्ण के लिए हमारे पास जो मान है वो क्या है। सबसे पहले अगर बात करें A11 के लिए, तो इसके लिए मान है 1। अब ये जो है यहाँ पे A1 2 आ रहा है, यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है 2, और A33 आ रहा है जिसका मान आ रहा है 3, यानी कि ये जो है हमारे पास मुख्य विकिरण है। इसके अवयवों का मान 0 नहीं है, इसके अलावा जितने भी अवयव है उनका मान जो है वो 0 है। तो इस चीज़ के अंदर क्या हमने देखा कि मुख्य विकिरण कौन से होते हैं। ये जो विकिरण है वो मुख्य विकिरण है जिनके अंदर i वें स्तंभ और j वें पंक्ति का मान जो है वो समान होता है। यहाँ पे देखिए A11 है, यानी कि पहला स्तंभ और पहली पंक्ति है, यहाँ पे दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति है। अब देखिए पंक्ति ये दूसरी है और स्तंभ भी ये क्या है, दूसरा है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम मुख्य विकिरण अवयव, इसको कहते हैं यानी कि जिसके अंदर क्या होगा कि मुख्य विकिरण को छोड़ के अन्य सभी अवयव जो है वो 0 हो। अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है इकाई मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो मान है वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि एक मुख्य विकिरण जो है हमारे पास, मुख्य विकिरण है जो ऐसा विकिरण होगा जिसमें जो है वो मुख्य विकिरण का मान होगा हमारे पास 1, यानी कि मुख्य विकिरण के सभी अवयव 1 होंगे। ठीक है, इसके अंदर ऐसा विकिरण होगा जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अवयव 1 हों। ठीक है, किस प्रकार से, जिसको हम i के द्वारा व्यक्त करेंगे, यानी कि i1 के लिए 1 हो गया हमारे पास, 1 × 1 कोटि का है। इसी प्रकार i2 को देखें, यानी कि 2 × 2 कोटि का, तो 1 0 0 1, और ये हो गया 2 × 2 कोटि का। इसको हल करेंगे, 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि इसको जब हम हल करते हैं तो 1 - 0 आता है जिसका मान होता है 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम i3 के लिए बात करें, यानी कि इसके लिए हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये है 3 × 3 कोटि का। तो सबसे पहले 1 के लिए हमने कर लिया गुणा, अंदर क्या आ जाएगा 1 - 0, तो यहाँ से भी मान आता है हमारे पास 1। इसी प्रकार अगर हमारे पास जो है वो 4 × 4 कोटि का विकिरण हो, यानी कि 4 × 4 का कोटि हो 1। ठीक है, इसके अंदर 4 अवयव आ गए, 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये क्या है, 4 × 4 कोटि का। तो इन सभी अवयवों को हमने इकाई मैट्रिक्स का इकाई अवयव कहा है, यानी कि जिनमें मुख्य विकिरण का जो अवयव का मान है वो 1 होना चाहिए और अन्य जो विकिरण है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। यानी कि विकिरण अवयव के अंदर हमारे पास मुख्य विकिरण के मान थे वो अलग अलग थे, यानी कि हो सकते हैं कि उसके मान भी समान हो, लेकिन इकाई के अंदर उन सभी अवयव जो है वो समान होंगे और उनका मान होगा 1। अब देखिए अदिश अवयव कौन सा अवयव होता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी विकर्ण अवयव के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा था कि मुख्य विकर्ण को छोड़ के अन्य अवयव 0 थे, और हमने देखा था कि मुख्य विकर्ण के मान भी थोड़े अलग थे। अदिश अवयव में क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के मान जो है वो समान रहेंगे, यानी कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के मान क्या हो, समान हो। अन्य मान तो होंगे 0, लेकिन जो मुख्य विकर्ण है उनके मान क्या होंगे हमारे पास, समान। ठीक है, यानी कि मुख्य विकर्ण के मान समान, मुख्य विकर्ण के मान समान हो जाएंगे हमारे पास। देखिए किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, 3 × 3 कोटि का अवयव लूँगा, मैं अवयव लूँगा जिसके अंदर देखिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, और ये हमारे पास है 3 × 3 कोटि का। अब देखिए विकर्ण कौन सा है, A11 है, A22 है, A33 है, जिसका मान क्या है हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला है, यानी कि अदिश अवयव हम उस अवयव को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के अन्य अवयव तो हमारे पास होंगे 0, उसके अलावा मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे समान, यानी कि उसके अंदर हो सकता है 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, यानी कि जितने भी कोटि का अवयव है उसके अंदर जो मुख्य विकर्ण के मान है ना वो समान रहेंगे, यानी कि मुख्य विकर्ण के मान होंगे समान, अवयव समान होंगे, अवयव हमारे पास क्या होंगे, अवयव समान होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम त्रिभुजाकार अवयव के बारे में। तो देखिए त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और दूसरे है हमारे पास निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का अर्थ है
कि जो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव हैं उनके मान कुछ ना कुछ होंगे और नीचे के जो अवयव हैं उनके मान हो जाएंगे 0, यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे हमारे पास। ऊपरी का क्या अर्थ है कि ऊपरी अवयव के अंदर क्या होगा कि ऊपर के जो मान होंगे, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो मान होंगे उनका कुछ ना कुछ मान होगा, यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव जो क्या हो जाएंगे हमारे पास शून्य, जो नीचे के सभी अवयव हैं उनका मान क्या होगा 0 हो। ठीक है, यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हो उनके मान 0 हो। किस प्रकार से हम 3×3 कोटि का एक अवयव लेते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि हमने कहा है कि मुख्य विकर्ण हमारे पास मान लीजिए इस प्रकार से है 1, 4 और 6। हमने कहा था कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के अवयव यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, इस प्रकार से, यानी कि मुख्य विकर्ण है, इसके जो नीचे के अवयव है ये 3 अवयव ये हमारे पास होंगे 0 और इसके अलावा जो बच गए हैं ना, कुछ भी मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 3×3 कोटि का, यानी कि जिसमें क्या हुआ है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव हमारे पास होंगे हैं 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास था मुख्य विकर्ण और इसमें क्या बदलाव हुआ है कि ये जो अवयव है वो हमारे पास नीचे के अवयव हो गए हैं 0। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा निम्न अवयव के अंदर, इस अवयव के अंदर क्या हो जाएगा कि मुख्य विकर्ण के साथ साथ जो ऊपर के अवयव है इस बार, यानी कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव, ऊपर के सभी अवयव जो है जितने भी अवयव है वो क्या होंगे 0 हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। a बराबर हमारे पास इस पर बार हो जाएगा 1, 4 और 6। इस बार क्या है ये 0 हो गया, 0 0 0 और यहाँ पे 2 3 और 5। ठीक है, ये 3×3 कोटि का। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है कि जितने भी ऊपर के अवयव थे, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव थे, उनका मान हो गया 0। इसको कह दिया हमने निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, यानी कि इसका अगला भाग है। अब देखिए अवयव का अगला प्रकार है हमारे पास तुल्य अवयव। तुल्य अवयव के अंदर क्या होगा कि दो, अगर हमारे पास जो अवयव कौन से तुल्य होंगे, जिनकी कोटियाँ समान हो, यानी कि जिनके पास क्या हो, यदि कोटियाँ समान हो। ठीक है, जिनकी कोटियाँ समान होगी वो हो गए हमारे पास तुल्य अवयव। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक अवयव है A जिसको हमारे पास है C, E, F और D, इस प्रकार का है। इसकी कोटि देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ है हमारे पास, यानी कि ये है 2×3 कोटि का। इसी प्रकार हमारे पास B अवयव है जिसका मान है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, और ये भी क्या है 2 पंक्ति और 3 स्तंभों से मिलकर बना है, यानी कि 2×3 कोटियाँ। अब देखिए हमने क्या कहा था कि अगर कोटियाँ समान हो, इसके में 2×3 की कोटि है, ये भी 2×3 की कोटि है। इसका अर्थ है कि A और B जो है वो एक तुल्य अवयव है। क्या है, तुल्य अवयव हो गया हमारे पास। ये है हमारे पास तुल्य अवयव। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे समान अवयव, जो कि अंतिम अवयव है, यानी कि ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो हमें इस जो आप यूनिट करेंगे इसके अंदर हम काम में लेंगे। अब हमारे पास अगला जो पार्ट है वो है समान अवयव, यानी इक्वल अवयव। जैसा कि समझ गए होंगे समान यानी इक्वल से अर्थ से समझ गए होंगे, यानी कि 2 अवयव समान होंगे यदि उनकी कोटियाँ समान है और उनके संगत अवयव समान है। ठीक है, ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर काम में आता है कि हमारे पास अगर दिया गया हो कि ये A और B समान अवयव है तो A के अवयवों को मान निकालिए, इसके अंदर आता है। यानी कि अगर हमारे पास क्या दिया गया हो, 2 अवयव समान होते हैं, इक्वल होते हैं, कब, कौन से केस में, जब उनकी क्या हो, कोटियाँ समान हो। कोटियाँ समान हो यानी कि ये तुल्य अवयव भी हो गया, और तथा उनके संगत अवयव भी समान हो, तथा संगत अवयव भी समान हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अवयव हमारे पास क्या होते हैं, समान अवयव होते हैं। उनकी एक तो कोटियाँ भी समान होनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि A और B जो है वो समान अवयव है, तो हमें X
वाई और जेड का मान निकालना है। ठीक है, ये है 2 इंटू 2 कोटि का। आप देखिए कोटियाँ भी समान है। इसी प्रकार बी हमें दे रखा है 1, 2, 3 और 10। ठीक है, अब ये भी है हमारे पास 2 इंटू 2 कोटि का। अब आप देखिए हमें क्या पूछा है, इसके अंदर एक्स वाई और जेड के मान पूछे हैं। अब आप देखिए हमें दे रखा है कि ए और बी जो है वो समान अवयव है और हमें पूछा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। समान अवयव इसका मतलब है कि उनके जो कोटियाँ समान होगी, इसका मतलब है कोटियाँ इनकी समान है। इसके अलावा उनके संगत अवयव भी समान होंगे। कहने का अर्थ क्या है कि ए और बी बराबर है, इसका मतलब है कि एक्स बराबर हो जाएगा 1, यानी कि इस a और b बराबर है, इसका मतलब है कि a11 बराबर है b11 के, a12 बराबर है b12 के, a21 बराबर है b21 के और a22 बराबर है किसके, b22 के। ठीक है, b22 तो हमारे 10 और 10 दे ही रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a11 कौन सा है, x है, b11 कौन सा है, 1 है, यानी कि x बराबर हो गया 1। a12 के कौन सा है, y है, और b12 कौन सा है, 2 है, यानी कि y बराबर आ गया 2। इसी प्रकार z बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, यानी कि समान अवयव से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक से कंसेप्ट को देखा है जो कि हम पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं और इस यूनिट के अंदर हम इसको काम में लेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अवयव का परिवर्त किस प्रकार से निकालते हैं, लंबिक अवयव क्या होता है और इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में देखेंगे। सम्मित अवयव और विषम सम्मिति, यानी कि कुछ और गुणधर्मों को देखेंगे। इसके बाद में जो है वो यूनिट को हम कंप्लीटली स्टार्ट कर देंगे।